श्योर मैग्रॉन, महाराज फूरी को सब कुछ पता है। इससे पहले कि वो जासूस श्योर और मैग्रॉन को और भी कुछ कह पाता, अगले ही पल महाराज फूरी उसके हाथों में एक अजीब सी तलवार दिखती है जो कि लाल लावा से बनी हुई थी, और उसी उस लाल लावा वाली तलवार को घुमाता है और उस जासूस के गले को काट कर रख देता। देखते देखते वो जासूस वो राख में बदल जाता। उसकी बॉडी इतनी तेजी से जली थी कि वो जल के राख में बदल गई थी और किसी को पता भी नहीं चला था। वो राख इस वक्त धीरे धीरे जमीन पर गिर के फैल रही थी। जिसके बाद देखते देखते महाराज फूरी बाकी जासूसों को कहीं ले जाने के लिए इशारा करता है, और सैनिक वो सारे सैनिक उन बाकी बचे हुए जासूसों को खींच कर ले जाते हैं। तो तुम दोनों मतलब आप दोनों तो हमारी मदद करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, हमारी एक मदद कीजिए। आप ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है? महाराज फूरी श्योर और मैग्रॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें क्या पता, तुमने भेजा होगा अपने बेटे को कहीं पे। श्योर वो उस महाराज फूरी से कहता, श्योर ये जान के खुश था कि कम से कम उन जासूसों ने अपने मुंह को खोलते समय ये तो नहीं बताया कि वो महाराज फूरी का बेटा फरोज वो मर चुका। अच्छा, मतलब तुम दोनों को ये बात नहीं पता? मतलब तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। अब हो सकता है कि पास वाले कबीले के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो, तो तुम्हें मानना बेकार ही होगा। महाराज फूरी इतना कहते हैं और एक हाथ से इशारा करता है, जिसको बाद देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ऑफकोर्स वहाँ के सैनिक थे और ताकतवर भी थे। श्योर और मैग्रॉन को वो लोग अपने साथ एक अजीब से जेल में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें लॉक कर देते हैं। श्योर और मैग्रॉन उस अजीब से जेल को देख के थोड़ा हैरान होते हैं। ऑफकोर्स उस जेल की दीवार और दरवाजा एक अजीब से लाल रंग के मटेरियल से बना हुआ था। श्योर एक बार उस लाल रंग के मटेरियल को छूता है, जिसका देखते ही देखते श्योर के उस जगह पे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। जिस जगह से श्योर ने उस दीवार को छुआ था, श्योर की उंगली वो बहुत ज़्यादा खुजा रही थी। श्योर उसे खुजाना शुरू करता है और देखते देखते वो उंगली लाल होने लगती है और वो लाल रंग धीरे धीरे श्योर की पूरी बॉडी में फैलने लगता है। वो उसके हाथों से होते हुए सीधे उसके शोल्डर तक पहुँच गया था। मैग्रॉन ये क्या हो रहा है? श्योर मैग्रॉन से कहता है, ये किसी टाइप का इन्फेक्शन है जो कि किसी को भी बीमार या फिर इन्फेक्ट कर सकता है। मैग्रॉन भी हड़बड़ाते हुए कहता है, आपको श्योर ने उस दीवार को छू के गलती कर दी थी और अब वो इन्फेक्शन उसके बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा था, और इस इन्फेक्शन का क्या असर होगा ये तो मैग्रॉन भी नहीं जानता था। श्योर अपने एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता और देखते देखते उसके हाथों में बिजलियाँ दिखने लगती है, लेकिन वो बिजलियाँ उस इन्फेक्शन को थोड़ा ही हटाने में कामयाब हो पाई थी। श्योर उसे पूरी तरीके से हटा नहीं पा रहा था। अरे अब क्या करूँ? श्योर मन मन सोचता है। श्योर उस समय उस जगह पर लड़ना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वो महाराज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और तो और उसके पास वो ताकतवर तलवार भी थी जो कि अगर श्योर और मैग्रॉन को लगी तो श्योर और मैग्रॉन एक झटके में ख़त्म हो जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी श्योर के दिमाग में एक आइडिया आता है, मैग्रॉन हम दोनों को अपने समय में वापस जाना चाहिए, जहाँ पर मैं दीदी से हेल्प ले सकता हूँ, वो मुझे पक्का ठीक कर देंगी। मैग्रॉन श्योर की बात सुनता और फिर नहीं, ये एक प्राचीन इन्फेक्शन है जिसकी दवाई उनके पास होना नामुमकिन है, इसकी दवाई यहाँ के वैद्य के पास ही हो सकती है। मैग्रॉन भी श्योर से कहता और श्योर वो कुछ सोचने लगता, लेकिन हम यहाँ पर वैद्य को कैसे ढूंढेंगे और पहले तो यहाँ से निकलेंगे कैसे? एक बार छूने से ही मैं इस कंडीशन में पहुँच गया तब तो। श्योर मन में सोचता है, लेकिन अगले पल श्योर के पाँव के पास एक अजीब सी बोतल लुढ़कते हुए आती है, और जब श्योर और मैग्रॉन ये देखते हैं कि वो अजीब सी बोतल लुढ़कते हुए कहाँ से आई है तो वो थोड़ा हैरान होते हैं। राजकुमार अमन आप? श्योर राजकुमार अमन को दरवाजे के उस तरफ देखता, हाँ मैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे मिला हुआ हूँ, और क्योंकि तुम्हारे जासूस पकड़े गए थे तो मैं ही तुम्हारे कबीले जाकर सारी इन्फॉर्मेशन दे के आया हूँ। और हाँ, ये उस इन्फेक्शन का दवाई है, तो उसका इस्तेमाल करके तुम ठीक हो सकते हो, जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, जब तक तुम्हारे कबीले वाले यहाँ ना पहुँच जाए और जब तक लड़ाई शुरू ना जाए तब तक मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता हूँ। जब लड़ाई शुरू होगी तब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, जिसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। राजकुमार अमन वो श्योर और मैग्रॉन कहते हैं और वहाँ से आसपास नज़र रखने के बाद चले जाते हैं। अरे यार, एक तो मैं रश्मि को ये नहीं बता पाया कि उसका भाई जिंदा और सही सलामत है, और अब ये हमारे लिए इतने बड़े खतरे को मोल ले रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं रश्मि को क्या मुँह दिखाऊंगा? श्योर मन में सोचता और खुद में ही बड़बड़ाता, और फिर उस एंटीडोट को जो कि एक लाल रंग की चमकती हुई गोली थी उसे खा लेता। देखते देखते श्योर वो ठीक होने लगता, उसके बॉडी से वो लाल रंग गायब होने लगता और श्योर के पूरी बॉडी से वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता। मैग्रॉन तुम ध्यान रखना, इन दीवार को नहीं छूना है हमें, श्योर मैग्रॉन से कहता। जिसका देखते देखते वो लोग वहाँ पर एक दिन बिता देते हैं। वहाँ पर कोई भी धूप की रोशनी नहीं थी, इसलिए वो लोग वापस नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ उनके पास चॉइसेस थी कि वो लोग वापस जा सकते हैं। वो लोग अपने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, जो कि उनकी आंखों से निकलती है,
उसके इस्तेमाल करके वापस जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। ऑफकोर्स उनका प्लान खराब हो सकता था, हमला कभी भी हो सकता। जैसे वह देखते देखते करीब 2 दिन बीत जाते हैं। श्योर हम दोनों वापस नहीं गए तो वहाँ पर सब कुछ ठीक तो होगा ना? मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ वहाँ पे सोलोना दीदी और वो डीमन है, तो सब कुछ ठीक ही होगा, कोई परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। श्योर वो भी मैग्रॉन से कहता। इसके बाद देखते देखते उन दोनों को बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। लगता है वो लोग आ गए। श्योर खुद में ही बड़बड़ाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता। देखते देखते राजकुमार अमन वहाँ पहुँचता और एक अजीब सा लिक्विड उस जेल वाले दरवाजे के ऊपर डालता। इसके बाद देखते देखते वो जेल का दरवाज़ा वो पिघलना शुरू हो जाता और पिघल के नीचे गिर जाता। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रॉन वो बाहर निकल जाते हैं। श्योर मैग्रॉन तुम दोनों को उस रास्ते से बाहर जाना है, बाकी चीज़ें हम लोग संभाल लेंगे। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा ताकत है तो हम लोग इस महाराज फरी को मार सकते हैं, लेकिन हाँ बस उसके पास वो तलवार है, वो मुझे धोखे से हासिल करनी होगी कैसे भी। और क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करता तो मैं उसके ज़्यादा करीब रह सकता हूँ, और इसलिए मेरे पास ही मौका रहेगा उस तलवार को हासिल करने का। तो मैं जा रहा हूँ, और हाँ मेरी बहन को मेरा बहुत प्यार देना। राजकुमार अमन वो श्योर से कहता और वहाँ से भाग कर चला जाता। क्या राजकुमार अमन को सच में लग रहा है कि हम लोग भाग जाएंगे? श्योर मैग्रॉन से कहता। मुझे क्या पता, इन्हें लगता कि हम अभी बच्चे हैं। मैग्रॉन भी श्योर से कहता। जिसको देखते देखते वो लोग राजकुमार अमन का धीरे धीरे पीछा करने लगते हैं। महाराज फुरी वो दोनों कैदी आज़ाद हो चुके हैं, तो हम उनके इस्तेमाल से उन कबीलेवालों को नहीं रोक सकते और न ही उन्हें ब्लैकमेल कर सकते। राजकुमार अमन महाराज फुरी से कहता, इनकी तो ये भाग कैसे गए आखिर? तुम्हें किसी पर शक है? महाराज फुरी वो राजकुमार अमन से कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई है नहीं जिस पर मैं शक कर सकूं। सारे लोगों ने तो अच्छे से हमारे बात को माना था, तो फिर ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। राजकुमार अमन वो जैसे तैसे कुछ भी नाटक करते हुए कहता, जी तो अच्छा ठीक है, मेरे लड़ नहीं आ रहे हैं ना, तो ठीक है इन्हें हम दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। इतना कहने के बाद महाराज फुरी अपने जगह से खड़ा होता और अपने मैग्मा तलवार को लेकर, मैग्मा स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ने लगता, और राजकुमार अमन वो भी पीछे पीछे महाराज फुरी के जाने लगता। वैसे महाराज फुरी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अब क्योंकि हमारे बीच कोई दगाबाज निकला ही है तो हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं। राजकुमार अमन वो फुरी से कहते हैं, हाँ सच कह रहे हो, किसी पे भी नहीं। इतना कहते हुए महाराज फुरी सारे सिपाहियों को शक भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ श्योर को हंसी आ रही थी कि कैसे अमन महाराज फुरी जैसे आदमी को उल्लू बना रहा, वो भी इतने अच्छे से, यहाँ तक कि महाराज फुरी को उनके ही आदमियों के खिलाफ भड़का भी रहा। सामने के कबीले वालों, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, सभी लोग, सभी के कानों में ये बात पहुंचा दो, तुम सभी को कबीले के पीछे जाना है, यहाँ पर जंग होने वाली है। अमन चिल्लाते हुए कहता और देखते देखते वहाँ हड़कंप मच जाता। सभी लोग भागते हुए तेजी से कबीले के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते देखते उन सभी लोगों को पहाड़ के ऊपर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो कि एलोफोरस और मैग्मा फोरस की निशानी थी। जब तक वो लोग आ गए, राजकुमार अमन मन मन सोचता है और पीछे महाराज फुरी को देखता, जो कि थोड़े टेंशन में तो लग रहे थे। आपको 2 ताकतवर डायनासोर उनके कबीले पर हमला करने वाले हैं, और साथ में काफ़ी सारे लोग भी जो कि दूसरे कबीले के हैं। महाराज लेडस कबीला हमारे सामने ही है, हम लोग तैयार हैं, एक सैनिक अपने महाराज से कहता। दूसरी तरफ हमें श्योर का समय दिखाया जाता, जहाँ पर इस वक्त सभी लोग दरवाजा लगा के अपने घरों के अंदर पैक थे। फलूना, डीमन, काव्या, वो सभी लोग अपने अपने रूम में पैक थे। उसका रीजन ये था कि बाहर वो इंसान जो कि एलियंस के द्वारा वापस भेजे गए थे, वो सब इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। उन सभी की आंखें लाल हो गई थी और वो बाकी इंसानों पे बार बार हमला किए जा रहे थे। उनके बड़े बड़े नाखून आ गए थे, उनके बाल वो थोड़े टेंटिकल जैसे हो गए थे, मतलब एक तरीके से वो एलियन जैसा ही बिहेव कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा उन एलियंस ने इंसानों के साथ किया क्या। एक तो ये नॉर्मल इंसान है, इनके साथ अब लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और इनकी ताकत भी बढ़ते जा रही है। जहाँ तक है उन लोगों ने इनके जीन्स को म्यूटेट कर दिया और हमारे सिटी में डाल दिया, ताकि देव जो ऊपर से ये सारा नज़ारा देख रहा था वो हैरानी से कहता, इनमें से को पकड़ के लाओ। देव कबीर से कहता और कबीर तेजी से होते हुए जाता और एक एलियन के सर के टेंटिकल को पकड़ के उसे लटका कर ऊपर जहाँ पर बाकी के 20 टीम और टीम लीडर्स थे वहाँ ले आता। रिसिता चेक करो इसे, देव रिसिता को ऑर्डर देते हुए कहता, और रिसिता देखते देखते उसके पीछे से बहुत सारे अजीब से टेंटिकल निकलते हैं जो कि ऑक्टोपस जैसे लग रहे थे। वो उन टेंटिकल्स की मदद से उस इंसान को बांध लेती है और अपने साथ लैब में ले जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी जमा थे जो कि इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वो इसका एंटीडोट कैसे और कब बनाए। देखते देखते फिरोना और डीमन वो सभी जो अपने घरों में पैक थे, वहाँ पर उनके दरवाजे को कोई खटखटाता।
फलूना वो धीरे धीरे दरवाजे को खोलने जाती है। रुको, मैं जाता हूँ। डीमन वो फलूना से कहता है और वो उस दरवाजे को आराम से खोलता है जहाँ पर बिली खड़ा था। हेलो अंकल, माफ़ कीजिएगा, मैं श्योर से मिलना चाहता हूँ। बिली वो उस डीमन से कहता, श्योर बेटा वो तो जंगल गया था, अभी तक वापस नहीं आया। हो सकता है कि किसी बड़े बीस्ट के पीछे गया हो। वो डीमन जो कि काव्या के डैड के रूप में था, वो उस बिली से कहता, अच्छा तो ऐसी बात है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हाल चल रहा है। ऐसे मुसीबत से श्योर ही हमें निकाल सकता है। उसकी बहन बहुत बड़ी डॉक्टर है, हो सकता है कि वो इसका एंटीडोट 20 बना ले, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ज़्यादा काम आ नहीं रहे जहाँ तक, क्योंकि उन एलियंस ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हम उस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा पीछे हैं और हम उस टेक्नोलॉजी को समझ में नहीं पा रहे। इसलिए इतना कहने के बाद वो बिली वहाँ से पलट के जाने लगता और जाते जाते ये कह देता कि अगर श्योर आए तो उससे 20 में ऑर्गेनाइजेशन भेज दे। लेकिन अगले ही पर रुको, उससे अंदर बुलाओ। फलूना बिली को अंदर बुलाने के लिए कहती है। देखते देखते बिली धीरे धीरे अंदर आता है, बट फलूना उस डिवाइस को लेती है जिससे श्योर जहाँ तक अपनी बहन से बात किया करता था। जहाँ तक है श्योर इसी से अपनी बहन से बात करता है। मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। फलूना ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो पहली बार इस चीज़ को देख रही हो। ये तो नॉर्मल है, किसी मोबाइल फ़ोन जैसा, आपको ये चलाना नहीं आता। बिली वो फलूना से कहता है। फलूना अपने सर को ना मिला देती है। बिली भी हैरान होता है कि आखिर फलूना जैसी सुंदर लड़की वो ऐसे नॉर्मल से चीज़ को ऑपरेट क्यों नहीं कर पा रही है। ये आसान है, बस इस बटन को दबाना है और जो भी इस डिवाइस से कनेक्टेड होगा वो इसे बस पिकअप करेगा और हमारी इससे बात हो जाएगी। बिली इतना कहते हुए उस डिवाइस के एक बटन को दबाता है और देखते देखते कुछ 1 मिनट के बाद अनन्या उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। हाँ श्योर, फलूना कैसी हो, ठीक हो या नहीं? वैसे जहाँ तक है मेरा भाई तुम्हारा ख्याल रख ही रहा होगा, वो तुम्हें भी अपनी बहन ही मानता है, तो इससे पहले कि अनन्या इससे आगे और भी कुछ कहती। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अनन्या वो सभी से कहती है, दीदी वो एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। फलूना वो अनन्या से कहती है और देखते देखते बिली वो अनन्या को सब कुछ बता देता है पूरी इज्जत के साथ। देखो, जब तक मुझे सैंपल नहीं मिल जाता तब तक मैं उसका एंटीडोट नहीं बना पाऊंगी। तुम्हें मुझ तक कैसे भी सैंपल पहुंचाना होगा। कंट्रोल रूम पहुंचो और मैं वहीं पे कंट्रोल रूम में तुमसे कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि तुम लोग जाकर भी मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अनन्या वो बिली से कहती है और बिली अपने सर को हाँ मिला देता है। और जैसा कि तुम लोग कह रहे हो, एक तरीके से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और उनके दिमाग को कंट्रोल करने वाला उनके अंदर ही है। मतलब एक तरीके से वो नॉर्मल इंसान, वो जिंदा है, बस उन्हें कुछ करना मत। अनन्या वो बिली से कहती है और बिली उनकी बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिला देता है। पूरे शहर में हाई अलर्ट था, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। भले ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन वो इंसानी मॉन्स्टर वो सीधे घरों को तोड़ के अंदर घुस रहे थे, लोगों पे हमला करके उन्हें मार रहे थे। इससे ही बहुत सारे उड़ने वाले बीस्ट टेमर्स को जिनके पास पंख थे वो उड़ते हुए चारों तरफ नजर रख रहे थे और सभी को इन्फॉर्म कर रहे थे कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे जाना है। विशेष तुम्हारी लेफ्ट वाली बिल्डिंग, उसके उस तरफ एक ह्यूमन मॉन्स्टर एक बच्चे पे हमला करने वाला है, जल्दी जाओ। आसमान से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ सारे बीस्ट टेमर्स के कान में जा रही थी। देखते देखते वो विशेष नाम का बीस्ट टेमर वो उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से क्रॉस करने के बाद तुरंत ही उस बच्चे तक पहुंचता है और उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर और उस ह्यूमन मॉन्स्टर को एक पंच मारने के बाद वहाँ से सेफ जगह पर चला जाता। और पूरे शहर का वक्त यही हाल था, सारे बीस्ट टेमर्स सारे ह्यूमंस को बचा रहे थे और सारे लोगों को बचा रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर श्योर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मराठफुरी का पीछा कर रहा था। इस वक्त महल के सामने जो कबीला मौजूद था वहाँ पर एक तरीके से घमासान युद्ध चल रही थी। वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक, काफ़ी सारे लोग लड़ रहे थे। सभी लोग अपने बीफ के साथ अपने जीन्स को कंबाइन करके लड़ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना और खतरनाक लग रहा था। यहाँ तक कि स्पाइनोसॉरस भी वहाँ आ गया था, क्योंकि इसकी ताकत भी अच्छी खासी थी, तो वो भी वहाँ पर आके लड़ रहा था उन सभी के साथ। यहाँ पर हालत काबू में लग रहा है और मैग्माफोरस और एलेफोरस वो लोग तो कमाल ही कर रहे हैं। श्योर मैग्माफोरस और एलेफोरस को देखते हुए कहता, एलेफोरस लाइट में बदलने के बाद तेजी से आगे बढ़ता और सारे लोगों को खत्म करने लगता। बस उनसे टकरा कर वो उन्हें चित्रे में बदल रहा था और राजकुमार अमन ने वो सभी को पहले ही बता दिया था किसे खत्म करना और किसे नहीं, कौन कैसे स्वभाव वाला है, कौन गंदा है, कौन अच्छा है। राजकुमार अमन ने सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे दी थी, इसलिए उसी हिसाब से एलेफोरस और मैग्माफोरस उन लोगों को मार रहे थे। देखते देखते श्योर वो अपने वेनोसिराप्टर को बुलाता, जाओ तुम भी मदद कर सकते हो। श्योर वेनोसिराप्टर से कहता। श्योर की ताकत बढ़ने के साथ साथ श्योर ने अपने बीस्टों की भी ताकत बढ़ा दी थी, जिसमें से एक वेनोसिराप्टर भी था। वेनोसिराप्टर उसकी टांग की वो नीली रंग से चमकती और उसके दांत वो सफ़ेद हो जाते हैं। ओहो, तो तुम्हें नई ताकत मिली है। श्योर वो वेनोसिराप्टर को देखते हुए कहता,
और देखते देखते वेलोसिराप्टर अपनी जगह से नीली रोशनी के साथ गायब होता है और वो भी बीच कबीले में दिखने लगता है, जहाँ पर नीली और सफ़ेद रोशनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो जिस इंसान को छू रही थी वो अपने आधे कटे फटे और हर दिए गए शरीर के साथ नीचे गिर जाता। वेलोसिराप्टर तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे एक इंसान के बीच से निकलता और उसके दिल को खाने के बाद और उसके आधे बॉडी को खाने के बाद वो आगे तेजी से निकल जाता। पर बस बचते हैं तो उस इंसान के हाथ और पाँव और उसका सर जो कि नीचे लुढ़क के गिर जाता और वो नीली रोशनी वो एलोफोरस तक को टक्कर दे रही थी उसके स्पीड में। कमाल है, वेलोसिराप्टर तो जेब्रो लेवल 5 पर ही और एलोफोरस उसकी ताकत उससे ज़्यादा है फिर भी। श्योर हैरानी से कहता, श्योर तुम्हें शायद पता नहीं, वेलोसिराप्टर्स अपनी स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड यहाँ पर कमाल दिखा रही। कम ताकत होने के बावजूद, एलोफोरस से कम ताकत होने के बावजूद एलोफोरस को वो ताकत मिली है म्यूटेट होने के बाद। लेकिन वेलोसिराप्टर उसके पास जन्म से ही ये ताकत होती है स्पीड दौड़ने की, ठीक है। उसके पास स्पीड बचपन से ही होती है। उसका शरीर छोटा होता है, उनकी टांगें उनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि एलोफोरस वो स्पाइनोफोरस से कमज़ोर है। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता है और श्योर बात समझते हुए सामने देखता है, जरा सोचते दो मैं और किन किन लोगों को बेच सकता हूँ सामने मदद के लिए। श्योर इतना सोचता है, जिसके बाद श्योर वो म्यूटेंट ग्रासहोपर और अपने मोटे कीड़े को बुलाता है। इसके बाद देखते देखते म्यूटेंट ग्रासहोपर वो अपनी जगह से गायब होता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने खतरनाक पंजों के साथ, जो कि मेटल के और धारीदार लग रहे थे, उनकी मदद से सारे लोगों को खत्म करने लगता। एक तो उनके पास बीस्ट है, कोई भी यहाँ पर इस समय में बीस्ट को अपने नीडों से बाहर नहीं निकाल सकता, यही सबसे बड़ी परेशानी है। और लेकिन इनके पास बीस्टों का एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 बीस्ट आने चाहिए थे, जो कि वो दोनों डायनासोर होना चाहिए था, एलोफोरस और मैग्माफोरस। ये बाकी के बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं? महाराज फुरी ये सब देख के हैरान हो जाता है। इतने में महाराज फुरी को और भी कुछ दिखता है। ये तो ड्रिलर स्टोन यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ड्रिलर स्टोन तो यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिससे हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ड्रिलर स्टोन ये हमारे सैनिकों को मार पा रहा है, मतलब इसकी ताकत बराबर है, हमारे बराबर है। महाराज फरी वो हैरानी से कहते हैं। तो फिर राजकुमार अमन भी ये तो कह रहा था कि ड्रिलर स्टोन भी हमारी मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। इसलिए राजकुमार अमन वो थोड़ा पीछे हटता। महाराज हमें लगता है कि हमें यहाँ से, इससे पहले कि अमन कुछ भी कहता, बकवास बंद करो। इतना कहने के बाद महाराज फुरी अपनी तलवार को सीधे अमन की तरफ घुमा देते हैं। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए जहाँ तक है उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है, हमें सच को एक्सेप्ट करना होगा। राजकुमार अमन वो महाराज फुरी से कहता। दूसरी तरफ वो घमासान लड़ाई चलती रहती है और देखते देखते वो सारे लोग मार दिए जाते हैं, जो कि महाराज फुरी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे। जो भी लोग नॉर्मल थे और महाराज फुरी के साथ कनेक्टेड थे, उन्हें वो कबीले वाले अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। ऑफकोर्स उन्हें महाराज फुरी के बारे में बताकर, और इन सारी चीज़ों के बीच उन लोगों ने कबीले वालों को कुछ नहीं किया था। जिसके बाद देखते देखते वो लोग तेजी से महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। महाराज हमें निकलना होगा। जहाँ तक है वो श्योर और मैग्रोन जिस रास्ते से भागे हैं, मैं आपको उस रास्ते पर ले जा सकता हूँ। इन्हें नहीं तो कम से कम उस श्योर और मैग्रोन को तो हम ख़त्म कर ही सकते हैं। हाँ, और इसी बहाने हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे। समय आने पर हम लोग यहाँ के हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो लोग हमारे लिए लड़ रहे थे वो अब नहीं बचे, हम अकेले हैं महाराज। राजकुमार अमन वो महाराज फुरी से कहता, लेकिन मैं ताकतवर हूँ, मैं आसानी से इनका सामना कर सकता हूँ। महाराज फुरी वो अमन से कहता, मैं जानता हूँ, लेकिन उनके पास एलोफोरस और मैग्माफोरस है। एलोफोरस की स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके पास एक और अजीब सा बीस्ट है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा है। आप उन पर हमला तो तब करेंगे ना जब वो आपको दिखेंगे। और हाँ, उस मैग्माफोरस की तो बात ही छोड़िए, अगर वो आपके ऊपर आके लिपट गया तो आप तो जल के राख हो जाएंगे। हाँ ऑफकोर्स आप उस पर हमला करके उसे दर्द पहुँचा सकते हैं, लेकिन दर्द पहुँचाने का ये मतलब थोड़ी कि आप उसे मार सकते हैं, वो भी एक झटके में। वो आपके ही बराबर का, और बराबर वाले लोगों को मारना ये इतना आसान नहीं होता। राजकुमार अमन महाराज फुरी को कहता, ठीक है जैसा कहते हो वैसा करूँगा, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। महाराज फुरी वो अमन से कहता है और अमन जल्द जल्द पीछे मुड़ के उन्हें गाइड करने लगता है। लेकिन अमन के चेहरे पे एक शैतानी सी स्माइल थी, जिसकी मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक से अमन को श्योर और मैग्रोन की एक झलक दिख जाती है। अरे ये गधे लोग, अमन मन मन सोचता है, और श्योर और मैग्रोन को बचाते हुए वो उस महाराज फुरी को उसी काल कोठरी की तरफ ले जाने लगता है जहाँ पे श्योर और मैग्रोन को उसने निकाला था। राजकुमार अमन आखिर करना क्या चाहते हैं? जहाँ तक है उनके दिमाग में कोई प्लान तो चल रहा है कि इतने सारी चीज़ों के बाद तो ये महाराज फुरी आसानी से हार जाता, और यहाँ हम भी थे बैकअप के लिए। तो मैग्रोन श्योर दोनों एक साथ कहते हैं,
क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर राजकुमार अमन करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है।